box contains 75 tickets, number from 1 to 75. A ticket is drawn at random from the box. Find the probability that. ओके, तो n ऑफ s कितना हो गया यहाँ? n of s, number of elements in sample space, ये हो गया 75, राइट। अब हम पहला एलिमेंट कंसिडर करेंगे a। ticket is divisible by 6. बोलिए, ए के एलिमेंट्स क्या आएंगे? अरे बोलिए, ए के एलिमेंट्स क्या आएंगे? एटीन stones are there. 1 1 1 1 divisible by 6, that means 6 12 राइट। सर ये क्वेश्चन हो गया है, ओके, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया है तो क्या आंसर लेंगे? ये लेते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी find the probability of getting both red balls when from a bag containing 5 red and 4 black balls. 2 balls are drawn with replacement and without replacement. First हम देखते हैं n of s क्या हुआ। हमारे पास कितने टोटल बॉल्स है? 5 + 4 9। उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं? 2 balls are drawn। तो सिलेक्शन कितना हो गया? 9 × 8 अपॉन 2 × 1, 2 1 2 होगा 36। क्लियर? एम आई राइट? यस और नो? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ रेड बॉल्स। ओके, तो हम अब क्या करने वाले हैं? विथ रिप्लेसमेंट। n ऑफ a कैलकुलेट करने वाले हैं। सर वो 9c1 क्या लिखा? हाँ बोलिए। हाँ, 81 कैसे? फर्स्ट केस तो सिलेक्ट हम कर रहे हैं, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं उसके। ये हमने n ऑफ s लिया है, ये टोटल सैंपल का। अभी हमारा इवेंट शुरू हो गया है। पहले हमने सैंपल का देखा, व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब हम इवेंट के तरफ जा रहे हैं। पहला इवेंट क्या है? विथ रिप्लेसमेंट देखना है हमको। क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ रेड बॉल्स। तो पहला बॉल रेड होने के चांसेस कितने हैं? सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं? कितने रेड बॉल्स है हमारे पास? 5 रेड बॉल्स है। उसमें से पहला हमने रेड बॉल सिलेक्ट किया। इवेंट खत्म नहीं हुआ है, अभी इवेंट चालू है, कंटिन्यू है, मल्टीप्लाई हुआ है। अब हम सेकंड बॉल सिलेक्ट करने जा रहे हैं, लेकिन किस मेथड से? विथ रिप्लेसमेंट। कल मैंने मेरे ख्याल से इसका मीनिंग आपको समझा दिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट? हमने जो पहला बॉल सिलेक्ट किया है उसका कलर हमने नोट डाउन किया, वो बॉल वापस उस बॉक्स में रख दिया।
अब हम दोबारा सेकंड बॉल सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास सिलेक्शन के लिए टोटल कितने बॉल्स अवेलेबल है? रेड। हमारे पास अगेन 5 रेड बॉल्स अवेलेबल होंगे और उसमें से एक हम निकालेंगे। क्लियर? हेलो? तो टोटल कितना? 5C1 का वैल्यू 5 इंटू 5 दैट इज 25। तो एन ऑफ ए फर्स्ट केस में विथ रिप्लेसमेंट में क्या होगा? सॉरी, पी ऑफ ए क्या होगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस दैट इज 25/36 आ जाएगा। क्लियर? बात समझ में आई? हेलो? ओके, अब हम सेकंड विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मीनिंग क्या है? मानो पहला बॉल हमने सिलेक्ट किया, वो बाजू में रख दिया। अब हम सेकंड बॉल सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो अवेलेबल बॉल्स में से एक बॉल कम हो गया। विथ रिप्लेसमेंट में क्या किया? पहला बॉल हमने सिलेक्ट किया, उसका कलर नोट डाउन किया और वो वापस बॉक्स में रख दिया। तो हमारे पास सेकंड सिलेक्शन के लिए पूरे के पूरे बॉल अवेलेबल हो गए जितने ओरिजिन में थे। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा? इसको हम एन ऑफ बी कहेंगे। पहले बॉल के लिए हमारे पास रेड बॉल कितने अवेलेबल होंगे? 5, राइट। सेकंड बॉल सिलेक्ट करते समय हमारे पास अब रेड बॉल कितने अवेलेबल होंगे? खाली 4, क्योंकि 1 जो सिलेक्ट हुआ रेड बॉल है वो हम बाजू में रखेंगे, उसको रिप्लेस नहीं करने वाले, क्योंकि हमें क्या बताया गया है? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो हमारे पास कितने वैल्यू हो गई? 5 इंटू 4 दैट इज 20 हो गई। So probability of B is n of B upon n of S, that is 20/36, right? That is 5/9 हो गई। Clear? Yes or no? ओके, हाँ बोलिए। हेलो? हेलो? आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, यू कैन चैट इन चैट बॉक्स। नाइन C1 क्यों लेते हैं? फिर से समझाओ। ओके, हमारे पास टोटल बॉल्स कितने अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए? ये 5 रेड और ये 4 ब्लैक। टोटल हमारे पास कितने सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है? 9। उनमें से कितना लेना है? 2 बॉल्स लेने हैं। तो हमने क्या किया? 9C2 का कैलकुलेशन कर दिया, राइट? क्लियर? अब हम इवेंट की तरफ जाएंगे। ये हो गया सैंपल स्पेस का। अब हम इवेंट की तरफ जाएंगे। फर्स्ट इवेंट क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ रेड बॉल्स विथ रिप्लेसमेंट। तो इसका मीनिंग पहले समझो। हमारे पास स्टार्टिंग में कितने रेड बॉल है? 5। उसमें से एक बॉल सिलेक्ट हो गया, रेड बॉल सिलेक्ट हो गया। क्लियर? तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा? 5 में से एक सिलेक्ट हो गया, 5C1। ओके, जो हमने रेड बॉल सिलेक्ट किया
उसका नोटिफिकेशन किया पेपर पे और वापस वो बॉल हमने बॉक्स में रख दिया। तो नेक्स्ट सिलेक्शन के लिए फिर हमारे पास कितने रेड बॉल अवेलेबल होंगे? अगेन वी हैव 5 रेड बॉल्स फॉर सिलेक्शन। आउट ऑफ दिस 5 अगेन वी सिलेक्ट 1 बॉल. In this way we select the calculation is 5C1 is nothing but 5 into again 5C1 5 5 are 25. That means the probability of selecting both red balls when replacement method is there is 25 upon 36. Clear? Yes or no? Hello? ओके, नाउ हम सेकंड मेथड की तरफ जा रहे हैं। सेकंड इवेंट हियर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ रेड बॉल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। नाउ इस बार क्या चेंज होने वाला है वो समझ लो। स्टार्टिंग में फर्स्ट सिलेक्ट करते समय बॉल है उसमें से एक निकल गया तो उसका चांस हो गया 5, ओके। लेकिन अब हम वो सिलेक्ट हुआ बॉल वापस रिप्लेस नहीं करने वाले क्योंकि हमें क्या कर गया है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वो सिलेक्ट हो गया जो रेड बॉल है वो हम बाजू में रखेंगे, सेकंड बॉल सिलेक्ट करने जाएंगे। तो हमारे पास रेड बॉल कितने अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए सेकंड राउंड के लिए? ओनली 4। ये 4 में से एक बॉल आएगा रेड बॉल, तो उसका चांसेस कितना है 4। तो टोटल हमारा कितना हो गया 5 into 4 दैट इज 20। अब हमारा इवेंट खत्म हो गया, सिलेक्शन ऑफ 2 बॉल्स, ओके। जब तक इवेंट खत्म नहीं होता हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। क्लियर? तो विदाउट रिप्लेसमेंट के मेथड में हमारा प्रोबेबिलिटी कितना बनना 2 बॉल रेड्स होने का? बोथ बॉल्स आर रेड, 5/9 20/36 दैट इज 5/9। क्लियर हो गया डाउट? अरे जब तक इवेंट खत्म नहीं होता तब तक हमको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट बॉल सिलेक्ट हुआ, हमको 2 बॉल सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट बॉल सिलेक्ट हो गया है इसलिए अभी तक राउंड खत्म नहीं हुआ है, अभी तक इवेंट खत्म नहीं हुआ है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय अनदर, ओके। प्लस कब करते हैं? कल ही मैंने बताया था। क्या? डिफरेंट केसेस स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस होगा या सेकंड केस होगा या थर्ड केस होगा, तो हर एक केस के बाद में हम एडिशन करेंगे। फर्स्ट केस प्लस सेकंड केस प्लस थर्ड केस। यहाँ केस नहीं, यहाँ इवेंट का फर्स्ट पार्ट चल रहा है। फर्स्ट बॉल सिलेक्ट हो गया, इवेंट अभी खत्म नहीं हुआ है, हमको और एक बॉल सिलेक्ट करना है, इसलिए हमने मल्टीप्लीकेशन का साइन यूज किया। क्लियर? जब तक इवेंट खत्म नहीं होता हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जब तक डिफरेंट केसेस चलते रहेंगे हम एडिशन करते रहेंगे। क्लियर? तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखते दिखने में बहुत बड़ा है, समझते हैं ये बड़ा एक्चुअली है या ऐसा ही है, उसमें कुछ दम है या नहीं है। मैथ्स में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जितना बड़ा प्रॉब्लम दिखता है उतना वो सिंपल होता है, और कभी कभार सिंपल दिखने वाला प्रॉब्लम बहुत टाइम लेता है। ओके, लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर are arranged at random. Find the probability that in the arrangement. Okay, one important word is there. Arrangement, not selection. Clear? अब हम सिलेक्शन की भाषा में नहीं बोल रहे, हम अरेंजमेंट की भाषा में बोल रहे हैं। तो अब हम अलग अंदाज से जाएंगे। ओके ओके, letters of the word mother are arranged at random. Find the probability that in the arrangement first vowels are always together. ओके, तो इसका मतलब है हमको 2 ग्रुप में क्लासीफाई करना पड़ेगा इसको, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट। ओके, कौन से वोवल्स है हमारे पास? ई है, दो ही है, राइट? टोटल नंबर 2। रिमेनिंग आर कॉन्सोनेंट, एम है, टी है, एच है, आर है।
टोटल हमारे पास कितने लेटर्स है? 6 लेटर्स है। A1 2 3 4 5 6। ओके ओके, पहले हमने क्लासीफाई कर दिया क्योंकि हम क्वेश्चन में वर्ड दिया है। ओके, और ये वर्ड भी दिया है तो हमको इसका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा पहले। क्लियर? अब हम जाते हैं फर्स्ट इवेंट के। वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। ओके, हमारे पास दो वोवल्स है, तो ये दो वोवल्स है वो हम अरेंज कैसे कर सकते हैं? यहाँ अरेंजमेंट की बात चल रही है, सिलेक्शन की नहीं। सिलेक्शन की प्रोसेस अनदर है, अरेंजमेंट की प्रोसेस अनदर है। हमारे पास दो वोवल्स है, अरेंजमेंट ऑफ within themselves। प्रीवियस टॉपिक थोड़े से रिवाइज करा कि लेट जॉइन पुतील ब्रांच वरून उशिरा इन्फॉर्म झाले आहे। ओके ठीक है, हरकत नहीं, करूया आपण ते। ओके, हमारे पास कितने वॉल्स है? 2 है। तो इन दोनों में अरेंजमेंट हो सकती है। पहला ई आ जाता है, ओ बाद में आएगा, या ओ पहला आएगा, ई बाद में आएगा। तो उसमें कितने अरेंजमेंट हो जाएंगे? हमको 2 अरेंजमेंट लेटर्स अरेंज करने हैं। कितनी पोजीशन में? 2 पोजीशन में। हमने यहाँ क्यों यूज़ किया है? सी नहीं। अरेंजमेंट के लिए हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सिलेक्शन के लिए हम कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। बिग डिफरेंस क्लियर हो गया? Arrangement is always related to permutation, that is P. It is not related to probability, it is just P, arrangement, permutation. एंड जब हम सिलेक्शन की प्रोसेस करते हैं तब हम मेथड यूज करते हैं कॉम्बिनेशन, C की। दिस इज द बिग डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन। तो हमारे पास 2 लेटर्स है, उनमें अरेंजमेंट करना है 2 पोजीशन में। तो कैसा होगा ये? 2 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 2 माइनस 2, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल इज नथिंग टू 1, तो ये है क्लियर? फर्क मालूम हो गया? जब जब क्वेश्चन में अरेंजमेंट वर्ड आएगा, you have to use permutation formula and not the combination, and the formula of permutation is npr is equal to n factorial upon n minus r factorial. Is that clear? Is that clear? अरे हाँ माँ कुछ तो बोलिए। ओके, अब देखो हमारे पास टोटल कितने कैरेक्टर्स अवेलेबल है ओरिजिनल? टोटल हमारे पास 6 कैरेक्टर्स है। उसमें हम अरेंजमेंट किस तरह कर सकते हैं वो हम कहलाएंगे एस, को हम कहेंगे एस, एन एस, विदाउट कंसिडरिंग एनी कंडीशन। अगर हम ये अरेंजमेंट करते इन 6 लेटर्स में तो वो कैसी होगी? हमारे पास 6 लेटर्स है और वो विद इन देमसेल्फ अरेंज करने हैं, राइट? 6 लेटर्स have to arrange within themselves, that is in 6 positions, which means 6 factorial divided by 6 minus 6 factorial, that is 6 factorial divided by 0 factorial. 0 factorial is 1. Okay, 0 factorial 1 and 1 factorial is also 1. ये बात समझने की कोशिश करो। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 और 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 ही होती है। तो 1 वैल्यू 2 केस में होती है, 0 फैक्टोरियल में और 1 फैक्टोरियल में।
तो हमारा ओरिजिनल अरेंजमेंट कितना हो गया 6 फैक्टोरियल। ओके, हमारा वोवल्स का अरेंजमेंट कितना हो गया 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन में रख लेते हैं हम, ताकि बाद में कैलकुलेशन में हमको सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। हमने वोवल्स का अरेंजमेंट तो कर लिया, 2 वोवल्स है उनका अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा। अब हम रिमेनिंग जो कैरेक्टर्स है उनकी पोजीशन चेंज। रिमेनिंग कैरेक्टर्स कितने हैं हमारे पास 4, और पोजीशन कितने हैं 4 पोजीशन है। क्लियर? हमारे पास अब कितने कैरेक्टर्स बचे हैं मदर या इस वर्ड्स में से वोवल अगर हम एक साथ लेंगे, देखो मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करने का कोशिश करता हूँ। ये जो वोवल्स है वो हमने एक ग्रुप में रख दिए, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा है फर्स्ट ऑप्शन में, वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो हमने यहाँ जो है वो ई और ओ का रख दिया एक ग्रुप में। अब हमारे पास बाकी कितने रह गए हैं, टी, एच और आर, ये एडिशनल हो गया। ओके, क्लियर? हमारा अरेंजमेंट ये जो है ये तो हो गया 2 फेज, आइदर ई पहले आएगा ओ बाद में आएगा, या ओ पहले आएगा ई बाद में आएगा। तो ये 2 फैक्टोरियल बेस हो गए। अब हमको इन 1 2 3 4 और ये दोनों का मिलकर एक ग्रुप यानी एक सेट है। तो हमारे पास अब कितने अवेलेबल पोजीशन है 5। क्लियर? और ये 5 लोगों को हम 5 कैरेक्टर्स को हम इंटरचेंज कर रहे हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या होगा, हमारा सेकंड केस क्या होगा? आता इथे काय लिहायचं हमारे पास 5 पूरे हो गए और 5 को इंटरचेंज कर हमने एक ग्रुप में लिया और उसको एक टाइम बिंग 1 कैरेक्टर एज्यूम किया, तो वो ऑलवेज एक साथ रहेंगे और इन 5 का हम इंटर पोजिशन चेंज करते रहेंगे। तो हमारे पास कितना आएगा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो टोटल अरेंजमेंट कितना होगा, टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, टोटल अरेंजमेंट फॉर इवेंट ए दैट इज एन ऑफ ए कितना हो गया, ये 2 वोवल के 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल हो गए वोवल्स के लिए इनटू ये 5 लोगों का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल से होगा। क्लियर? ये टोटल अरेंजमेंट ऑफ ए का हो गया। हमको प्रोबेबिलिटी बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, देखते हैं। सिर्फ अरेंजमेंट दिए या प्रोबेबिलिटी बोल रही है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोलिए। ओके, तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी।
ये जो कंसेप्ट है मेरे ख्याल से आप पहली बार अक्रॉस हो रहे उसके, राइट। 10th स्टैंडर्ड में जो प्रोबेबिलिटी आपने सीखी थी वो अलग थी, 11th की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हटके है, हायर लेवल की है। तो आपको ये पॉइंट जो है वो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अब उन्होंने क्या बोला है सेकंड केस में, बी में, वोवल्स आर नॉट नेवर टुगेदर। अभी हमने देखा वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, अब वो बोल रहे हैं वोवल्स आर नेवर टुगेदर। तो क्या करेंगे अब, बोलिए। इसकी अरेंजमेंट तो अलग होनी चाहिए। ओके, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, उसको डायग्रामेटिकली हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे उसको। हमको क्या बोला गया, वोवल्स आर नेवर टुगेदर। हमारे पास कॉन्सोनेंट कितने हैं, कितने कॉन्सोनेंट, means 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial, टोटल हो गया 20। ये 3 से 3 factorial कट हो जाएगा। अब अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सोनेंट, हमारे पास कितने कॉन्सोनेंट्स है, 1 2 3 4। और कितनी जगह है उनमें बिठाने के लिए, उनको बिठाने के लिए कितनी जगह है, 4 ही जगह है, राइट। तो हमको कॉन्सोनेंट बिठाने के लिए 4 जगह है और हमारे पास 4 लेटर्स है। तो किस तरह हम उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। हमारे पास 4 जगह है, 4 कॉन्सोनेंट का, तो इसका फैक्टोरियल होगा 4 फैक्टोरियल। तो हमारा टोटल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट ऑफ बी इवेंट is equal to n of b is equal to 4 factorial into 20. Now probability
is nothing but n of b upon n of s. n of b 20 into 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n ऑफ s कितना होता हो गया था हमारा n ऑफ s 6 फैक्टोरियल। तो हम 20 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये 6 फैक्टोरियल कैसे देखेंगे x इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल से कट हो जाएगा। 5 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा दैट इज 2 by 3। Arrangement of all these words within the word mother where no vowels are always together, no vowels are together is 2 by 3। तो ये हमको डायग्रामेटिकली अच्छा समझ में आता है कि कैसे हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है तो इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आगे जाके। सर पहला अरेंजमेंट वापस से बताओ। ओके, पहले अरेंजमेंट वाला वोवल का अरेंजमेंट या इवेंट ए का, इवेंट ए वाला या इवेंट बी का पहला अरेंजमेंट। हेलो, किसी ने अभी चैट बॉक्स में मैसेज दिया था। ओके, क्या है? नहीं सर, व्हेन वोवल्स आर नॉट टुगेदर। ओके, तो पहला वाला अरेंजमेंट। ओके, सेकंड अरेंजमेंट में से पहला। ओके, हमारे पास कंडीशन क्या है? वोवल्स आर नेवर टुगेदर। हमारे पास 2 वोवल्स है और 4 कॉन्सोनेंट है। क्लियर? 4 कॉन्सोनेंट ये हो गए, उनके बीच में हमने जो गैप छोड़ी है वहाँ हम एक एक वोवल का रख सकते हैं, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वोवल्स नेवर टुगेदर। क्लियर? तो वोवल्स के लिए हमारे पास कितनी पोजीशन खाली है? तो वोवल्स रखने के लिए हमारे पास 1 2 3 4 और 5 पोजीशंस अवेलेबल है। उसमें से किसी भी 2 जगह हम उनको अरेंज कर सकते हैं, किसी भी 2 जगह। तो हमको वोवल्स अरेंजमेंट करने के लिए क्या मिल गया है? हमारे पास 5 सीट्स है अवेलेबल। मान लो वोवल्स की जगह पर्सन है वी नाम के, और हमारे पास 5 चेयर्स खाली है। उन 5 चेयर में से 2 चेयर में उनको बिठाना है। तो 5 chairs are available and we have to arrange 2 persons. How many ways are there? 5 factorial divided by 3 factorial by using permutation formula NTR, n factorial upon n minus r factorial. That is 5 factorial means 5 into 4 into 3 factorial divided by this 3 factorial. 3 factorial get cancelled. 5 4s are 20. This is the arrangement of only wholes. तो उनकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन अब हम इनका भी कॉन्सोनेंट का भी ख्याल कर सकते हैं। कितने कॉन्सोनेंट हमारे पास है? 4 कॉन्सोनेंट। उनको आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं, राइट? ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ये इधर जा सकता है, ऐसे शिफ्टिंग हो सकता है, पॉसिबल। अरेंजमेंट है ना, तो अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो हमारे पास 4 कॉन्सोनेंट वाले पीपल्स है और हमारे पास 4 चेयर्स अवेलेबल है। तो उनका अरेंजमेंट कितने वे से हो सकता है? तो 4 फैक्टोरियल बेस से हो सकता है। क्लियर? यानी कि अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन देयर आर टोटल हाउ मेनी अरेंजमेंट्स फॉर दिस इवेंट? 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट फॉर द कॉन्सोनेंट एंड 20 फॉर वोवल्स। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट? दैट इज इवेंट बी। 4 फैक्टोरियल इंटू 20 डिवाइड बाय सैंपल स्पेस का फैक्टोरियल अरेंजमेंट। सैंपल स्पेस का अरेंजमेंट 6 है, क्योंकि 6 कैरेक्टर्स हम 6 जगह बिठानेंगे तो 6 फैक्टोरियल वेज हम बिठा सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये प्रोसेस शुरू इधर खत्म हो गया। हमको सिंप्लीफाई करना है। 6 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। दिस 4 फैक्टोरियल गेट कैंसल। 20 अपॉन 6 अपॉन 5, 6 इंटू 5 सिंप्लीफाई किया तो 2/3 आंसर आ जाएगा। मालूम पड़ा? ये क्वेश्चन हमको 11th में आने वाले हैं। सीईटी में इतना कॉम्प्लिकेटेड आने की
मुझे नहीं डाउट लगता है इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा, क्योंकि सीईटी में तो खाली 2 मार्क का क्वेश्चन होना चाहिए, और ये 2 मार्क्स के ज़्यादा है, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन जेई को इस कंसेप्ट बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें हमको कंसेप्चुअली जाना पड़ता है, हमको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो जेई का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस करें। क्लियर, समझ में आया? 12 का ये टॉपिक नहीं है, 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम में ये टॉपिक नहीं है, ये खाली 11 सीईटी और जेई का है। ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ मैं, क्योंकि टेंशन, कुछ लोगों को टेंशन आ जाता है, अरे ये क्या चल रहा है, कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, कैसा होगा हमारा मैथ्स। तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम उसका लास्ट और एक कंसेप्ट, O is the at the beginning and T is with end. ओके, तो ये एक काम करते हैं, O is at the beginning and end with T.
मुझे 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके, क्योंकि मेरा टारगेट 360 का नहीं है, मेरा टारगेट है 160 का। तो मैं क्यों बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लूँ? तो मैं क्या करूँगा, खाली मैं ऐसे क्वेश्चन ढूंढूंगा 40 तीन सब्जेक्ट्स में से जो मुझे 100% आ रहे हैं, तो वही मैं सॉल्व करूँगा। और जो टाइम मुझे दिया गया टोटल टाइम वो इसी 40 क्वेश्चन के लिए मैं यूज करूँगा। तो मेरा प्रोबेबिलिटी अच्छा बनेगा। हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में मैं बता रहा हूँ। Instead of going through each and every question, if you concentrate on only selected question, selected topic, which you have some confidence, then you will get better marks than others. तो हर एक तीर निशाने पे लगना चाहिए, ऐसी कोशिश मत करना। जो भी करोगे वो 100%। हर क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे मत जाओ, ओके। तो कंसेप्चुअल क्लियर हो, अगर फोकस हो तो टारगेट अपने आप मिल जाएगा। क्लियर? चलो आगे भी देखते हैं कौन सा चैलेंजिंग क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ मैं हर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। हम देखते हैं कि कौन सा उसमें से अच्छा है।